गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में। तो कौन बताएगा मुझे क्या होती है पायलट प्लांट अप स्केल अप टेक्निक्स? किशन, किशन क्या होती है पायलट प्लांट अप स्केल टेक्निक्स? जो जैसे हम जो छोटे पैमाने पे जो डिटरमाइन करते हैं ताकि हमारा जो बड़ा स्केल पे बने वो एक्यूरेट निकले। और सिग्निफिकेंस? याद नहीं है। आकांक्षा, आकांक्षा आकांक्षा माइक ऑन करो अपना। जो मुझे रेस्पॉन्स नहीं करेगा मैं उसकी एब्सेंट लगा दूंगी। हर्ष, क्या होता है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स? क्या सिग्निफिकेंस होती है? मेनली पायलट प्लांट जो हमारी एक स्मॉल प्लांट होता है जिसमें 5M टुगेदर काम करते हैं और कोई भी प्रोसेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। वो तो प्लांट हुआ सिंपल, जहाँ पे 5M वर्क करते हैं वो प्लांट हुआ, पायलट प्लांट नहीं हुआ। वो सिर्फ प्लांट है। और और मैम जो पायलट प्लांट होता है उसमें हम स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते हैं ताकि जो हमारे जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे उसमें एरर मिनिमाइज हो सकते गुड। और मैम सिग्निफिकेंस मेनली तो ये होता है कि कोई भी हमारा जो स्मॉल एरर होता है मैकेनिकल या मशीनरी या इक्विपमेंट से वो हम इसमें मिनिमाइज करते हैं। कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम इसको? यूज कहाँ पे हो सकता है पायलट प्लांट अप स्केल? ओके। हाँ हर्ष, कोई भी मैम, हाँ मैम कोई भी प्लांट लगाते हैं उससे पहले मैम जैसे पेरेंटल बना रहे हो या कोई भी हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह इनमें यूज कर सकते हैं। और और इसमें मैम क्या होता है हम इसमें जो पहले कोई भी हमारा मतलब इसमें हम अपनी कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्शन। अगर हमारी प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे जितनी हो रही है लार्ज स्केल में हमें पता चल जाएगी कि हमारी कॉस्ट कैसे हम इफेक्टिव ला सकते हैं कॉस्ट। ओके गुड। पीयूष, पीयूष इसमें बताओ क्या होता है प्लांट, पायलट प्लांट? हम किसी छोटे स्केल पे किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना उसको बोलते हैं और इसमें 5M होता है मिनी मटेरियल। वो प्लांट है बेटा, वो प्लांट है, वो सिर्फ ओनली प्लांट है, पायलट प्लांट नहीं है वो मैंने प्लांट की डेफिनेशन में लिखवाया था जहाँ पे 5M वर्क टुगेदर करते हैं। हाँ मैम पायलट प्लांट होता है मैम जब किसी छोटे पैमाने पे किसी मतलब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्मॉल स्केल पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं पायलट प्लांट के? ऑब्जेक्टिव मैम इसके होता है मैम हम मिस्टेक फाइंड कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे और ताकि हमें प्रॉफिट मिले लार्ज स्केल पे। और हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए फिजिकली और केमिकली दोनों। हम ऐसी सिचुएशन जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके गुड। मंजीत, मंजीत यस मैम। मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे, उन स्टेप्स के बारे में बता दो कैसे हम स्केल अप बना सकते हैं पायलट प्लांट स्केल अप। कुछ स्टेप्स लिखवाए थे। नहीं, मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे कैसे स्टार्ट होता है ये पूरा प्लानिंग हम कैसे करते हैं पायलट प्लांट अप बनाने की, वो मैंने पूरे आपको स्टेप्स लिखवाए थे। स्वीटी तुम बताओ। स्वीटी
स्वीटी माइक ऑन करो। रॉबिन रॉबिन यस मैम। मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे। यस मैम। हाँ, तो बता सकते हो कैसे आपका प्रोसेस ये स्टार्ट होता है? यस मैम। हाँ बताओ। पहला मैम होता है इकोनॉमी बेस्ड या फिर कॉम्पिटिटिव सेलिंग और हम्म मार्केट साइज के गाइडेंस के रूप में होता है पहले मैन्युफैक्चरिंग। हम्म दूसरा मैम होता है लेबोरेटरी स्टडी, उसमें हम लोग करते हैं और स्केल को प्लानिंग करते हैं। हम्म तीसरा मैम है उसके की रेट पे, की रेट हम्म कंट्रोलिंग स्टेप होता है। हम्म फिर और चौथा मैम होता है लेबोरेटरी स्टडीज वगैरह उसमें करते हैं और रेट कंट्रोलिंग स्टेप्स उसमें कुछ होते हैं प्लांट, जिसमें प्लांट डिजाइनिंग वगैरह भी आता है। और इसके बाद मैम उसी पायलट प्लांट वगैरह के डिजाइन पे ही और इन्वायरमेंटल कंट्रोल क्लीनिंग ये सब पे मैम चौथा स्टेप बेस्ड करते हैं। और पांचवा स्टेप जो है मैम वो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग पे सारा उसके करेक्शन पे ये सब चीज पे बेस्ड करते ओके, लास्ट में फिर क्या होता है? हैं। लास्ट में मैम उसका जो भी प्रोडक्ट का क्लीनिंग है उसका करेक्शन है, मान लीजिए उसमें कुछ एरर्स रह गया है तो लास्ट स्टेप में वो करेक्ट होके जो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वहां तक वो पहुंच सकता है। ओके गुड, माइक ऑफ कर दो अब अपना। मैंने आपको बताया था पायलट प्लांट अप के बारे में। एक मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी प्लांट की, जिसमें क्या होता है 5M आपके वर्क टुगेदर करते हैं। कौन कौन? मटेरियल, मैन, मनी, ये सब जो आपके 5M लिखवाए थे, ये सब एक साथ काम करते हैं। ये सिर्फ प्लांट है, पायलट प्लांट नहीं है। पायलट प्लांट में क्या होता है, अगर हमें लार्ज प्रोडक्शन करना है, लार्ज प्रोडक्शन से पहले हम एक पायलट प्लांट बनाते हैं। ये हर कंपनी में अवेलेबल नहीं होता है, ये भी सुन लो, ये हर कंपनी में नहीं होते। R&D के बाद, रिसर्च करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट की R&D में हम कितना लेते हैं? थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, बट उससे ज्यादा हम बैच बनाते हैं पायलट प्लांट में, ताकि हम लार्ज उसका प्रोडक्शन कर सकें और लार्ज प्रोडक्शन में हम एक सेफ एंड इफेक्टिव हम एक प्रोडक्ट बना सकें। इसलिए हम पायलट प्लांट का यूज करते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या होते हैं कि हम मिस्टेक्स फाइंड कर सकते हैं पहले ही, ताकि आगे इन फ्यूचर हम अपनी एफिकेसी को, प्रोडक्ट की एफिकेसी को बढ़ा सके, सेफ बना सके, और ऐसी जो प्रॉब्लम्स है जो लार्ज प्रोडक्शन में हो सकती थी वो हम पहले ही उसको कम कर दें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ स्टेप्स के बारे में। वो स्टेप्स थे आपके स्केल अप बनाने के लिए, पायलट प्लांट स्केल अप बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पूरा एक प्रोडक्ट की डिटेल बनाते हैं कि हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके बारे में हम पूरा रिसर्च करते हैं। उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करवाते हैं, छोटे अमाउंट में सैंपल भेज के उसकी टेस्टिंग करवाते हैं कि उसका एससी कितना है, उसके साथ कोई एक्सिपिएंट रिएक्ट तो नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना हमने टेस्टिंग के लिए सैंपल दिया है उससे ज़्यादा हम एक लेबोरेटरी उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं हमें कौन कौन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम एक पायलट प्लांट सेटअप करते हैं। उस सेटअप के दौरान हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें ये इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ करने हैं, ये सेफ्टी होनी चाहिए, ऐसी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, प्रॉपर उसको क्लीन करवाना है इक्विपमेंट्स को। फिर उसके बाद लास्ट में जब हम वो सैंपल, जो भी बैच हम बना रहे हैं स्मॉल स्केल में, उसकी हम क्या करेंगे, पायलट प्लांट में क्या करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ करेक्शन तो नहीं होना है। अगर करेक्शन है होना है तो वहीं पे करेक्ट करने के बाद हम उसको लार्ज उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जनरल कंसिडरेशन के बारे में, क्या क्या कंसिडरेशन हम रख सकते हैं। तो हेडिंग अगर नोटबुक है लिख सकते हो, जनरल कंसिडरेशन, जनरल कंसिडरेशंस ऑब्लिक ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें फर्स्ट आता है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, नाम से पता लग रहा है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी पर्सन्स की कि किसको रिपोर्ट करना है हमें। अब अगर
इसमें क्या होगा, मेन आपका होगा, अगर हमें एक परफेक्ट पायलट प्लांट हमें चाहिए, अगर पायलट प्लांट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमें परफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, जो आपके पायलट प्लांट में वर्क करते हैं उनका अलग स्टाफ होता है, जो प्रोडक्शन में करते हैं, जो लार्ज प्रोडक्शन जिनको करना है उसका स्टाफ अलग होता है। अगर उन दोनों के बीच में, और जो R&D का होता है स्टाफ वो अलग होता है, अगर उन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे आपका एक प्रोडक्ट सही से बन पाएगा, बिना तो कम्युनिकेशन के बन नहीं पाएगा। तो सेफ और इफेक्टिव पायलट प्लांट हमें कुछ बनाने के लिए, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो और क्या होना, अगर एक हमें अचीव करना है गोल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपके R&D में वर्क कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, पायलट प्लांट वाले बंदों के पास जाके बोलना पड़ेगा कि हमने इस प्रोडक्ट की रिसर्च की है, अब आप इसको हम प्रोडक्शन में हम बनाना चाहते हैं, आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करिए और उसके बाद इसका सैंपल भेजिए कि ये सही है या नहीं है, उसके बाद ही हम इसको प्रोडक्शन में भेजेंगे। तो प्रोडक्शन वाले भी किन से बात करेंगे, पायलट प्लांट वाले स्टाफ से बात करेंगे कि जो आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग की है उसकी टेस्टिंग प्रॉपर आई है या नहीं आई है, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमें करेक्ट तो नहीं करने हैं। तो अगर इन तीनों की आपस में बातचीत ही नहीं होगी तो कैसे आपका जो हमें प्रोडक्शन करना है वो हो पाएगा। तो मेन आपका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है पर्सन को कि हमें एक दूसरे से लिंक बना के ही चलना है, एक रिलेशनशिप और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है एक हमें अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए। तो आप रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक वो बनाइए चार्ट, एक चार्ट पे लिखिए फर्स्ट, 2 में डिवाइड कर दीजिए रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट में आएगा R&D ग्रुप विद सेपरेट स्टाफिंग, R&D ग्रुप विद सेपरेट स्टाफिंग। और सेकंड में आएगा द फॉर्मूलेटर who developed the product can take into the production and can provide support even मैम आवाज कट रही है आपकी। हेलो, सबको क्लियर है आवाज? हाँ मुझे साफ आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होगा अभिषेक। The formulator who developed the product can take into the production and can provide support even after transition into production has been completed. जो आपको रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है किस किस के बीच में होगी, एक तो जो R&D वाला स्टाफ है और दूसरा जो फॉर्मुलेटर है। किसका फॉर्मुलेटर है? जो प्लांट अप में वर्क कर रहा है स्टाफ, जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो उसको रिपोर्ट करेगा। जो R&D वाला स्टाफ है वो क्या करेगा, पहले रिसर्च की उसने प्रोडक्ट की, उसके बाद डेवलपमेंट करने के बाद उसने क्या किया, फॉर्मुलेटर को जो पायलट प्लांट में वर्क कर रहा है उसके फॉर्मुलेटर को बताया कि ये प्रोडक्ट है, इसका आपको स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद वो फॉर्मुलेटर क्या करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो उसको प्रोडक्शन में आगे फर्दर उसको डिस्कस करेगा। जो उसको करेक्शन चाहिए होंगे वो उसको बताएगा कि ये इसमें करेक्शन होने हैं। अगर वो उसको रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो बिना रिपोर्टिंग के क्या होगा, जो आगे हम फर्दर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं लार्जर अमाउंट में, वो क्या होगा,
जो आपका लार्जर अमाउंट में प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उससे क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट था जनरल कंसिडरेशन में आपका रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल PERSONNEL, पर्सनल रिक्वायरमेंट। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, पर्सनल मतलब जो आपके पर्सन्स हैं वहां पे काम करने वाले, हमें कैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी पायलट प्लांट में काम करने के लिए। तो कैसे बंदों की जरूरत होगी, जिनको नॉलेज होगी किसके बारे में, सुटिक्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज हो, और उसको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज हो, इंजीनियरिंग उसके इंजीनियर्स हो। तो इस तरीके के जो पर्सन है हमें उन लोगों की जरूरत होगी पायलट प्लांट सेटअप करने में। अगर हमने ऐसे बंदे लिए जिनको ना तो सुटिक्स की नॉलेज है ना ही उसको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो वो ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा सही से और ना ही उसकी डिटेल जो कंप्यूटर है उसमें ऐड कर पाएगा, क्योंकि डिटेल्स होनी भी हमारे पास बहुत जरूरी है। अगर डिटेल नहीं होगी तो क्या होगा, हम आगे फर्दर उसको लार्ज प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते। तो हमें कैसे बंदों की जरूरत होगी, जिसको नॉलेज हो प्रॉपर और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो। अगर कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी नहीं होगी, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और प्रॉपर बिना कम्युनिकेशन से मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो हम लार्ज प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, वो आपका फेल हो सकता है अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ऐसे हमें बंदे चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिसकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो और जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज हो, जिसको इंजीनियरिंग की नॉलेज हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज हो। क्यों नॉलेज हो, क्योंकि अगर वहाँ पे जितने मशीन्स हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं पावर प्लांट में, अगर उसमें कुछ कमी आ जाती है, वो किसी कारण खराब हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिकल इंजीनियर होना बहुत जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियर होना बहुत जरूरी है। तो ये था पर्सनल रिक्वायरमेंट के बारे में। फिर थर्ड आता है आपका स्पेस रिक्वायरमेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड हमने पढ़ा पर्सनल रिक्वायरमेंट और थर्ड हम करेंगे स्पेस रिक्वायरमेंट, कि कैसा हमें स्पेस चाहिए पायलट प्लांट अप बनाने के लिए। तो इसमें आपको डिवाइड करने हैं 4 पार्ट्स में। स्पेस रिक्वायरमेंट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट में लिखो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेकंड है फिजिकल टेस्टिंग एरिया। मैम, जेबा मैम, जेबा मैम, आवाज आएगी। तो सेकंड है फिजिकल टेस्टिंग एरिया, थर्ड है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फ्लोर सरफेस, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, सरफेस नहीं स्पेस, और लास्ट है स्टोरेज एरिया। तो कौन कौन से 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ आपका स्पेस रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेकंड है फिजिकल टेस्टिंग एरिया, थर्ड है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस और फोर्थ है स्टोरेज एरिया। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो हमें जो आपकी 4 में डिवाइड हो रही है कैटेगरीज में, फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, सेकंड है फिजिकल टेस्टिंग एरिया, थर्ड है स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस या फिर स्टैंडर्ड प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, और फोर्थ है स्टोरेज एरिया।
स्टोरेज एरिया। तो अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस से। तो इसमें होता क्या है, आपका एप्रोप्रिएट एक ऑफिस बनाया जाता है, एडिक्वेट ऑफिस बनाया जाता है जिसपे क्या हो, डेस्क भी हो, ऐसी स्पेस हो जिसके पास डेस्क भी होनी चाहिए। एक प्रॉपर स्पेस उनको दिया जाता है, वहां के लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, प्रॉपर उनको एक डेस्क प्रोवाइड कराई जाती है। किनको, जो वहां पे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं उनको एक एप्रोप्रिएट ऑफिस दिया जाता है। और क्या दिया जाता है, जो वहां पे वर्किंग एरिया है जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वर्किंग एरिया, उससे हटके उनको एक ऑफिस दिया जाता है जहाँ पे वो लोग बैठ सके। और क्या दिया जाता है, जहाँ पे वो कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं। तो वो ये तीनों चीज एडजस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। एक तो वो हो गया जो वहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वर्किंग एरिया हो गया। दूसरा क्या हुआ, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, जहाँ पे चेयर्स होंगी, डेस्क होगा, प्रॉपर ऐसा स्पेस चाहिए। और तीसरा जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को रख सकें। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से सटी हुई, जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर किसी को भी वहां पे किसी पर्सन की जरूरत है और वो क्या होगा, अपने ही एरिया में ही मिल पाएगा, किसी को भी वहां से अलग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो वर्किंग पूरा एरिया है वो वहीं पे आसपास है। तो ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस में। सेकंड है आपका फिजिकल टेस्टिंग एरिया, कि फिजिकल टेस्टिंग एरिया कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक आपको परफेक्ट बेंच चाहिए, परफेक्ट स्पेस चाहिए यहाँ के लोगों को भी, जहाँ पे फिजिकल टेस्टिंग होगी। जितनी भी आपकी फिजिकल टेस्टिंग है, बैलेंस का यूज होता है, पीएच मीटर का यूज होता है, विस्कोमीटर का यूज हो गया। और ये सब चीजों के लिए भी हमें परफेक्ट स्पेस चाहिए, परफेक्ट डेस्क चाहिए, परफेक्ट चेयर चाहिए, अलग अलग सबको स्पेस चाहिए। ये हो गया फिजिकल टेस्टिंग एरिया में। अब थर्ड है स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। इसमें क्या होगा कि आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होंगे। प्रॉपर इन द सेंस कि आपको ना तो ज्यादा बड़े इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि हमें लार्ज प्रोडक्शन में भी नहीं वर्क करना है, और ना ही ज्यादा छोटे, क्योंकि हमें कोई R&D प्रोसेस नहीं करना। तो ये इन दोनों के बीच में आता है, R&D के और लार्ज प्रोडक्शन के बीच में। इस वजह से जो पायलट प्लांट में इक्विपमेंट्स यूज होंगे वो इंटरमीडिएट इक्विपमेंट्स यूज होंगे, ना ज्यादा बड़े और ना ही ज्यादा छोटे, इंटरमीडिएट यूज होंगे। अगर हमें 1 लाख का बैच बनाना है और हमें जो 5 लाख का लार्ज प्रोडक्शन में बनाना है, तो हमने पायलट प्लांट में 1 लाख का बैच बनाया। उस 1 लाख के लिए हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो क्या हुआ, वो छोटे आ गए। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आपके जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट हो, ऐसे हो कि जिसमें आपके प्रॉपरली हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो पोर्टेबल होने चाहिए, यानी कि मूवेबल होने चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको इजीली मूव कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने इक्विपमेंट्स ले आए और उसको मूव नहीं कर सकते, तो क्या होगा, उससे प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्रॉपरली क्लीनिंग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसी चीज बना रहे हैं जो बॉडी के अंदर जाना है। तो अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी तो उससे क्या हो सकता है, जो डस्ट है, जो डस्ट से क्या होगा, वो टैबलेट में मिक्स हो सकता है, कैप्सूल्स की ग्रैन्यूल्स में मिक्स हो सकते हैं, और वही चीज हम खा लेंगे। तो उससे क्या होगा, जितनी हमें से एफिकेसी चाहिए है अपनी बॉडी में, जितनी इफेक्टिव हमें डोज चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएगी। और वो उसको रिएक्ट भी कर सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स से रिएक्ट भी हो सकते हैं आपके एक्सिपिएंट से या फिर आपके एपीआई से। तो इसलिए प्रॉपर हमें ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए जो पोर्टेबल हो, जो मूव कर सकते हो एक से दूसरी जगह पे, ताकि हम उसको बाद में एक स्टोरेज बना के स्टोर रूम में उसको बंद कर सके और वहां पे प्रॉपर क्लीनिंग हो सके आपके पायलट प्लांट में। और क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपरली इक्विपमेंट्स के लिए, क्लीनिंग के लिए एक स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो मूवेबल हो। अगर मूवेबल नहीं होगी तो हम प्रॉपर क्लीनिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हर चीज हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी। जितने भी आपने देखी होंगी इंडस्ट्री, प्रॉपर क्लीनिंग होती है वहाँ पे। तो इसलिए हमें ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो पोर्टेबल हो,
जहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपर्ली हो सकती है। और कैसा स्पेस चाहिए, हमें उतना स्पेस चाहिए जितना आपका इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, और इंटरमीडिएट हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये आ गया आपका एक स्टैंडर्ड पावर प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस में। अब नेक्स्ट है स्टोरेज एरिया कि हमें स्टोरेज एरिया कैसे चाहिए होगा। तो स्टोरेज एरिया आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, एक तो अप्रूव्ड और एक अनअप्रूव्ड, दोनों चीज़ों के लिए, एक एपीआई के लिए भी और एक्सिपिएंट्स के लिए भी। हमें पता लग जाएगा कि अप्रूव्ड कौन कौन से मटेरियल्स हैं और अनअप्रूव्ड कौन कौन से मटेरियल्स हैं। तो इसमें लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, इट शुड हैव two areas divided as approved and unapproved area for active ingredient as well as excipients। यानी कि हमें अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड एरिया चाहिए होगा एपीआई के लिए भी और एक्सिपिएंट्स के लिए भी। अगर ये एरिया हमारे पास नहीं होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जितने भी आपके अप्रूव्ड मटेरियल हैं और जितने भी अनअप्रूव्ड मटेरियल हैं वो मिक्स हो सकते हैं। मिक्स होने की वजह से जो अनअप्रूव्ड मटेरियल हो चुके हैं वो अप्रूव्ड में जा सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। अगर वो पहले से अनअप्रूव्ड है, वो किसी ने अनअप्रूवल किए हुए हैं, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही अनअप्रूवल है, उसको हमें अप्रूवल मिला ही नहीं है, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए ये एरिया डिवाइड होना बहुत जरूरी है, अप्रूवल के लिए भी और अनअप्रूवल के लिए, दोनों सेपरेट एरिया जरूरी है। और क्या चाहिए, हमें डिफरेंट एरिया चाहिए, किस किस के लिए, फिनिश्ड के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए, बल्क के लिए और इन प्रोसेस मटेरियल्स के लिए। इन सब के लिए हमें डिफरेंट एरियाज की जरूरत होगी। अगर ये हमें एरिया नहीं होगी हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, जो फिनिश होगा वो इन प्रोसेस में चला जाएगा, जो इन प्रोसेस होगा वो फिनिश में चला जाएगा। हर एक क्वारंटीन, सुना भी होगा आपने, हमें क्वारंटीन एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, इन प्रोसेस मटेरियल्स इन प्रोसेस जब चल रहा होता है, इन प्रोसेस मतलब जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर चल रही है, जैसे कि ग्रेनुलेशन, फिर उसके बाद कंप्रेशन, यानी कि वो इन प्रोसेस में है, अभी स्टेज वाइज वो चल रहा है एक एक करके। तो उसके लिए हमें क्वारंटीन चाहिए। कैसे क्वारंटीन चाहिए, हमने पहले क्या किया, ग्रेनुलेशन में आने से पहले उसका वेट किया, प्रोडक्ट का पूरा वेट हुआ तो वो क्वारंटीन में रहा, उसका वेट प्रॉपर हम उसको लिखेंगे कि इतना इतना इसका वेट है, वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद क्वारंटीन से जब लोग आएंगे उसको फिर से चेक करेंगे, उसका फिर से वेट करेंगे कि ये वही उसका वेट है या नहीं है जो हमने पहले लिखा। फिर उसके बाद वहां से ले जाने के बाद वो ग्रेनुलेशन एरिया में आएगा। ग्रेनुलेशन एरिया में आने के बाद जब प्रॉपर उसकी ब्लेंडिंग हो जाएगी, प्रॉपर ब्लेंडिंग के बाद जब वो ब्लेंडर से हटेगा दोबारा से वो फिर से क्वारंटीन में जाएगा। अब किसकी क्वारंटीन में जाएगा, कंप्रेशन के जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको कहाँ जाना है, कंप्रेशन स्टेज पे जाना है। तो कंप्रेशन स्टेज से पहले वो फिर से क्वारंटीन में जाएगा, उसके बाद फिर से वहां पे उसका वेट होगा कि इतना पाउडर था, जो जो सेम क्वारंटीन जो हमें इन प्रोसेस में ग्रेनुलेशन में मिला था। उसके बाद कंप्रेशर से आने के बाद वो कहाँ जाएगा, पैकिंग के लिए जाएगा, ब्लिस्टर पैकिंग, एलओएलयू पैकिंग या स्ट्रिप पैकिंग, किसी भी पैकिंग में जा सकता है। तो उसके लिए भी अलग अलग, ब्लिस्टर के लिए अलग आपका सेपरेट एरिया होगा, जहाँ पे अगर ब्लिस्टर पैकिंग के लिए उसकी टैबलेट जानी है तो ब्लिस्टर पैकिंग के लिए ही जाए। अगर सेपरेट एरिया नहीं होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो ब्लिस्टर पैकिंग करनी थी उसकी एलओएलयू पैकिंग हो सकती है, एलओएलयू पैकिंग जिसकी होनी थी उसकी स्ट्रिप पैकिंग हो सकती है, और जिसकी स्ट्रिप पैकिंग होनी थी उसकी ब्लिस्टर पैकिंग हो सकती है। तो इसलिए इन सब के लिए सेपरेट सेपरेट आपका एरिया होना बहुत जरूरी है। फिनिश के लिए अलग हमें चाहिए, क्योंकि फिनिश के लिए क्या होता है, कार्टन्स होते हैं, कार्टन्स के अंदर क्या होते हैं, मिनी आपके कार्टन्स हो सकते हैं, लीफलेट्स हो सकती हैं। तो इनके लिए आपके अलग अलग एरिया होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दो अगर आपके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं साथ में और अगर हमारे पास लीफलेट्स का अलग एरिया नहीं होगा
तो क्या हो सकता है, 2 लीफलेट्स मिक्स भी हो सकती हैं, इसलिए हर एक प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग एरिया होना चाहिए। और हमें फिर उसके बाद ये हो गया आपका स्टोरेज एरिया। अब उसके बाद आता है आपका रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें पूरी फॉर्मुलेशन की जितने भी फॉर्मूला हमने मेंशन किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पायलट प्लांट में क्या होता है, फॉर्मूले का रिव्यू हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला पहले से ही रिव्यू हम करके देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला रिव्यू हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसका मेजर एक प्लान है। इसके बिना क्या हो सकता है, आपको प्रोडक्शन खराब भी हो सकता है। जो हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो खराब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला बना लिया है कि अगर इतना इतना हमें प्रोडक्ट चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतना हमें एक्सिपिएंट्स चाहिए, इतने हमें एपीआई चाहिए, वो हमने फॉर्मूला अगर बना लिया है क्वांटिटी वाइज, तो उससे क्या होगा, आगे लार्ज प्रोडक्शन में उसको हेल्प मिल सकती है। बट अगर हम इसको थोरोली रिव्यू नहीं करेंगे फॉर्मूले को, तो आपके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बाद है आपका रॉ मटेरियल। फोर्थ आपका हेडिंग हुई थी रिव्यू ऑफ द फॉर्मूले, और फिफ्थ आपकी हेडिंग है रॉ मटेरियल। पहले हमने पढ़ा रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने पढ़ा पर्सनल रिक्वायरमेंट, फिर हमने पढ़ा स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट में हमने आपके 4 पार्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसमें था फिजिकल टेस्टिंग एरिया, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, स्टोरेज एरिया। ये 4 होने के बाद फोर्थ आया था रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला। रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला हो गया, उसके बाद आता है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अब इसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल भी आपको बहुत जरूरी है लार्ज स्केल पे कोई चीज बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें रॉ मटेरियल का अप्रूवल नहीं मिला है तो हम उसको आगे फर्दर नहीं बना सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल हमारा अप्रूव्ड हो। अप्रूवल के बाद ही हम रॉ मटेरियल को यूज़ करें, ताकि आगे प्रोडक्शन के टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो रॉ मटेरियल में हमेशा ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल हमारा, उसका वैलिडेशन हो प्रॉपर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उसका अप्रूवल होना चाहिए। उसी के बाद हम उसको पायलट प्लांट में लेकर आएंगे और तभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लार्ज प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, हमारी जो टैबलेट है वो फेल हो सकता है प्रोडक्शन पूरा। तो ये हमने आज पढ़ा। अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है? मैम एक बार अप्रूवल और अनअप्रूवल एरिया बता दें। उसमें क्या बताना है नो वासिफ, क्या होता बता? क्या है मैम, ये मैं था नहीं मैम, मुझे पता ही नहीं। देखो ये है ना स्टोरेज, मैम, ये अप्रूवल 2 एरिया स्टोरेज के हाँ लिए आपने 2 हाँ एरिया लिखवाए थे, हाँ, 2 एरिया लिखवाए अनअप्रूवल मैंने। और अनअप्रूवल। हाँ, मैंने 2 एरिया लिखवाए हैं। इसमें एक, मैम हाँ अप्रूवल है, एक अनअप्रूवल है, इसमें हाँ होता क्या है? हाँ, वही बता रही हूँ। अप्रूवल और अनअप्रूवल में होता ये है, जैसे कि आपका कोई भी रॉ मटेरियल आया, अब उसके बाद उसको अप्रूवल नहीं मिला, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो पहले टेस्टिंग के लिए जाते हैं क्यूसी में। क्यूसी में सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि ये जो मटेरियल है, जो भी एपीआई आता है, क्या वो यूज करने लायक है या नहीं है, क्या उसका एसए आ सकता है या नहीं है। क्योंकि हमेशा हर किसी एपीआई का 98 to 99% एसए आना ही चाहिए। इस वजह से उसकी पहले टेस्टिंग होती है। अगर टेस्टिंग में क्यूसी ने उसको फेल कर दिया तो उसके बाद वो जाएगा अनअप्रूवल में। और हम उसको एक कलर भी दे सकते हैं कि हमने अप्रूवल के लिए ग्रीन दे दिया, अनअप्रूवल के लिए रेड दे दिया। ये हम एक एरिया डिसाइड कर सकते हैं कलर से कि आपका जो अप्रूव्ड है एरिया वो कैसा होगा, ग्रीन, और जो अनअप्रूव्ड है वो हो गया रेड। तो उससे क्या होगा, जो आपका रॉ मटेरियल पास हो गया है क्यूसी से, जिसकी टेस्टिंग पास हो गई है, जिसका एसए प्रॉपर आया है, वो हम इन फर्दर आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब आया वासिफ समझ में? यस मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है?
हाँ आसिफ बोलो। कॉलेज कब खुल गया मैम? कॉलेज खुल तो गए हैं तुम्हारे, चल नहीं रही है क्लासेस तुम्हारी? नहीं, कॉलेज में कब चलेगी? टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? हमारी अटेंडेंस लगी है। जोशी पूछ लो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। थैंक यू क्लास।